चैनल खुशी दया की क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 2 का, जो कि हमने बचा हुआ चैप्टर था। जिन बच्चों ने सबसे पहले पार्ट 1 नहीं देखा, जिसमें हमने अकाउंटिंग के 4 टॉपिक्स कवर किए थे, सबसे पहले आप वो टॉपिक्स वो वीडियो जाकर देखो। उसका लिंक मैं आई डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। पहले आप वो देखोगे तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पार्ट 1 अच्छा भी लगा होगा। तो पार्ट 2 में अब हम अपना बचा हुआ टॉपिक कवर करते हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या होती है, हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया। अकाउंटिंग प्रोसेस हमने पढ़ा, इज अकाउंटिंग एन आर्ट और साइंस एंड सम फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग हमने पार्ट 1 में कवर किया था। अब पार्ट 2 में हम चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 ब्रांचेस लिखी हैं कि अकाउंटिंग की बेसिकली 3 ब्रांचेस होती हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, जो हमें पढ़ना है अपने 11th एंड 12th में, वो हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिस पर हमारा फोकस रहेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ योर ग्रेजुएशन when you will pursue your graduation, in which you will pursue BCom or फिर BCom ऑनर्स। तब आपका जो है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट होगा। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा 11th एंड 12th में हमारा फोकस रहेगा। अब जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। तो देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, एक ऐसी अकाउंटिंग जिसमें कि हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस से डील करते हैं। मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन विच वी डील रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग सारी चीज़ें करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली ये जो अकाउंटिंग है, इसमें हम सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, उनको मेजर करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स विद द यूजर्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली जो हमारे एंड रिजल्ट्स होते हैं, जो एंड रिजल्ट्स होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, आर profit or loss incurred by the business and the position of the company. Means the end results are profit or loss incurred, and second the position of company. तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हमारी अकाउंटिंग तब खत्म होती है जब जो कंपनी है उसके फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिसमें कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ पता चलता है, और बैलेंस शीट से हमें अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में पता चलता है, जिसको कि हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। दैट इज हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड होती है एक स्टिपुलेटेड पीरियड में, जो कि नॉर्मली 1 ईयर होता है फॉर एवरी कंपनी। तो ये हमारी होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हम अपनी सेकंड ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। एज द नेम सजेस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें हम सारी रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग में हम हमारा जो बिजनेस है, वो बिजनेस हमारा, जिस भी हम उस बिजनेस में हम जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं यूजर्स को, या फिर जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, उस कॉस्ट को निकालना, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। इस कॉस्ट अकाउंटिंग में हम करते हैं असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट्स। ठीक है, तो कॉस्ट किसकी, प्रोडक्ट्स की या फिर सर्विसेज की। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज वेरी हेल्पफुल इन असर्टेनिंग द कॉस्ट। अब कॉस्ट निकालना क्यों जरूरी है, बिकॉज आपको कॉस्ट, अगर आपको पता चलेगी कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस इन योर कंपनी, देन अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन टेक योर प्रॉफिट मार्जिन एंड देन यू कैन विल सेट अ प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज टू सेल इन द मार्केट। ठीक है, तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है इन calculating the cost, reducing the cost, and therefore taking the best cost. ठीक है,
तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली इट्स रिलेटेड टू द recording the cost of products and services. Now at last is our management accounting. Management account हमारी सबसे recent and modern developed branch है. सबसे पहले तो ठीक है, इसमें भी एज द नेम सजेस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये जो अकाउंटिंग है वो आपका मैनेजमेंट के पर्पज के लिए की जाती है. तो इट इज डन फॉर द पर्पज ऑफ हेल्पिंग द मैनेजमेंट. ठीक है, अब देखिए मैंने अपनी फर्स्ट पार्ट की वीडियो में भी पढ़ाया था, जब मैंने आपको मैनेज अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी, बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में हम क्वालिटेटिव चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ क्वांटिटेटिव चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो कि मनी के टर्म्स में मेजर किए जाते हैं. बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली जो अकाउंटिंग है वो कंपनी अपने इंटरनल यूज़ के लिए बनाती है, और बेसिकली उसका जो काम होता है वो मैनेजमेंट को हेल्प करना होता है, जिससे कि जो मैनेजमेंट है वो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सके. क्या ले सके? इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सके रिगार्डिंग द कंपनी. ठीक है, तो बेसिकली जो ये अकाउंटिंग होती है वो कोई भी एक्सटर्नल यूजर्स के लिए नहीं होती, वो सिर्फ कंपनी के इंटरनल यूज के लिए होती है, ताकि जो कंपनी है वो बेस्ट डिसीजंस ले सके. तो ये था हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द टॉपिक. तीनों ब्रांचेस समझाने के बाद मैंने यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को थोड़ा सा और यहाँ पर लिखा है. क्या लिखा है मैंने कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग. ठीक है, तो मैनेजमेंट रेफर्स टू द आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द ह्यूमन एफर्ट्स इन अचीविंग द डिजायर्ड गोल्स. तो मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है? मैनेजमेंट का काम होता है कि वो प्लानिंग करे, ऑर्गेनाइजिंग करे, डायरेक्ट करे, कंट्रोल करे सारे ह्यूमन एफर्ट्स को, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो आप अचीव कर. And what is the meaning of accounting? Accounting is the process of recording, classifying, summarizing and analyzing the financial nature transaction. जो कि हमने अकाउंटिंग की मैंने डेफिनेशन में भी पढ़ाया था कि अकाउंटिंग आपकी एक प्रोसेस होती है जिसमें कि आप रिकॉर्ड करते हो, क्लासीफाई करते हो, समराइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो सारी इन्फॉर्मेशन को. तो इसी तरीके से आप वो सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हो? रिकॉर्ड कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, और वो किसके लिए हो रहा है? मैनेजमेंट के लिए हो रहा है, ताकि जो मैनेजमेंट है वो डिसीजंस ले पाए. और कौन से डिसीजंस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द ह्यूमन एफर्ट्स. ठीक है, तो अकाउंटिंग बेसिकली वो अकाउंटिंग जो कि मैनेजमेंट अपने लिए करता है ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर पाए, उसको आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं. तो मैंने यहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट लिखा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर. तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि थोड़ा सा कि 2-3 मार्क्स का, लाइक व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट ए शॉर्ट नोट, तो यू कैन राइट दिस. आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाकर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. ठीक है, तो तीनों का मतलब जान लेते हैं. देखिए, एज द नेम सजेस्ट बुक कीपिंग मीन्स यू हैव टू मेंटेन द बुक्स. अकाउंटिंग तो अब अभी तक हम पढ़ ही रहे हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, क्लासीफाइंग, इंटरप्रेटिंग एंड देन कम्युनिकेटिंग. जो न्यू है यहाँ पर वो है हमारा अकाउंटेंसी. अब पहले हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को जानते हैं, फिर हम आएंगे अकाउंटेंसी के ऊपर. तो देखिए, बुक कीपिंग क्या होती है? मोस्टली क्या होता है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को साइमल्टेनियसली यूज़ किया जाता है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं होते. दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. कैसे? देखिए, बुक कीपिंग क्या है? इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, तो कुछ जो अकाउंटिंग के टोटल जो स्टेप्स होते हैं, 8 to 9 स्टेप्स होते हैं, उसमें से कुछ पार्ट्स जो हैं बुक कीपिंग में आते हैं, एंड सम पार्ट्स वी सॉल्व इन अकाउंटिंग. तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, तो व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग which begins under the accounting process. ठीक है, तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट होता है, और अकाउंटिंग का ही कुछ पार्ट हम जो है बुक कीपिंग में लेते हैं. तो बुक कीपिंग में हमारी क्या चीज़ें आती है? देखिए, बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स सबसे पहला आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, जो कि हमारा पहला स्टेप्स होता है अकाउंटिंग का. आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स.
आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करा, देन रिकॉर्डिंग में मेजरिंग आता है सेकंड पे। ठीक है, तो सेकंड हमारा क्या होता है, मेजरिंग द ट्रांजैक्शंस in terms of money. Third is recording the ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करा, देन आपने मेजर किया, देन आपने रिकॉर्ड किया, एंड योर फोर्थ स्टेप मीन्स द लास्ट स्टेप ऑफ बुक कीपिंग इज योर क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन। क्लासिफाइंग यहां पर आता है, दैट इज लेजर पोस्टिंग। ठीक है, तो बुक कीपिंग में आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हो। ठीक है, बट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे इन 4 स्टेप्स में बुक कीपिंग खत्म हो गई। अब अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है, हमारी बुक कीपिंग क्लासिफाइंग पे खत्म हुई, तो इसके बाद जो 5th स्टेप होता है हमारा, वहां से हम अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मीन्स अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, आफ्टर क्लासिफाइंग वी इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल कम्युनिकेट। ठीक है, तो आपके 4 स्टेप्स बुक कीपिंग में करने के बाद जो बचे हुए हमारे 2 स्टेप्स होते हैं, इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, वो हमारा आता है अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, तो अकाउंटिंग वहां पे स्टार्ट होती है जहां पर हमारी बुक कीपिंग खत्म होती है। दैट मीन्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर नॉट सेम। ठीक है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। They are different from each other. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड, दैट इज अकाउंटेंसी। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना अकाउंटेंसी के ऊपर। अब देखिए अकाउंटेंसी क्या होता है हमारा। अकाउंटिंग है हमारा, इट रेफर्स टू दी knowledge. It refers to the knowledge to perform the accounting. देखिए अकाउंटिंग में हम जो प्रोसेस करते हैं, दैट इज हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, देन कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये जितने भी प्रोसेस होती है ना, इसके लिए एक नॉलेज चाहिए होती है, कुछ स्किल्स चाहिए होती है। कोई भी ऐसे ही रिकॉर्ड आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो जो नॉलेज होती है कि हम अकाउंटिंग की प्रोसेस को कर पाए, वो नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, अकाउंटेंसी से। तो अकाउंटेंसी क्या होती है, हमारी नॉलेज, ताकि हम अकाउंटिंग की प्रोसेस को, मतलब आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, उन सब प्रोसेसेस को हम कर पाए। ठीक है, तो अकाउंटेंसी रेफर्स टू द नॉलेज। ठीक है, तो दैट मीन्स विदाउट अकाउंटेंसी अकाउंटिंग कैन नॉट बी डन। है ना, अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी तो आप अकाउंटिंग कैसे करोगे। तो विदाउट अकाउंटेंसी अकाउंटिंग कैन नॉट बी डन। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी अकाउंटेंसी होती है वो एक नॉलेज होती है जो कि हमारी अकाउंटिंग के लिए ज़रूरत होती है, और अकाउंटिंग क्या है, हमारी एक एप्लीकेशन है ऑफ अकाउंटेंसी। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग की नॉलेज होना इज नोन एज अकाउंटेंसी,
and accounting is the application of अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी बहुत सिंपल है, सिर्फ आपके पास नॉलेज है अकाउंटिंग को करने की, दैट इज योर अकाउंटेंसी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम अपने तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सबसे ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दैट इज मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का वो यही होता है कि जितने भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हो रहे हैं उनको आपको रिकॉर्ड करना है एक सिस्टमैटिक तरीके से बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड स्टेप इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जो आपका अकाउंटिंग में आप करते हो दैट इज आप फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हो, तो उससे आपकी कंपनी को पता चलता है कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। और ये आपको कैसे पता चलता है, इसके लिए आप बनाते हो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इसमें आप प्रॉफिट और लॉस, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे कि पता चलता है कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। थर्ड स्टेप इज डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि आपको ये पता लगाना कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियली पोजीशन क्या है। अब यहाँ पर पोजीशन वर्ड का मतलब है दैट इज कि आपकी कंपनी के पास कितने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, और इसके लिए कंपनी क्या बनाती है, बैलेंस शीट। इसके लिए कंपनी को बनानी पड़ती है बैलेंस शीट। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज फैसिलिटेटिंग द मैनेजमेंट। फैसिलिटेटिंग द मैनेजमेंट का मतलब है कि जो मैनेजमेंट होता है, देखिए मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर पाए, बजटिंग कर पाए, फोरकास्टिंग कर पाए, कंट्रोलिंग कर पाए, तो उसके लिए मैनेजमेंट को भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो दैट इज़ द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज प्रोवाइडिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अब कोई भी कंपनी जो भी अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रही है वो किस लिए कर रही है, ताकि जो उसके यूजर्स हैं वो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर पाएँ। तो जो हर एक कंपनी के दो यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स। तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो दोनों यूजर्स के लिए ज़रूरी होती है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज accounting is helpful in providing the accounting information to users, both internal users as well as external users. And the last objective of accounting is protecting the business asset. जब कोई भी कंपनी बैलेंस शीट बनाती है तो उससे पता चलता है कि what are the assets owned by the business, मतलब कि एक किसी भी बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं। ठीक है, तो अब वो क्या करती है, जब उन्हें पता चलता है कि इतने एसेट बिजनेस के पास हैं तो वो अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है, उनके ऊपर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती है और नेसेसरी स्टेप्स ले सकती है कि उन्हें वो एसेट्स कहाँ पर यूज़ करने हैं, सो दैट आपके जो बिजनेस के एसेट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें और आपकी कंपनी किसी भी डेट या फिर इंसॉल्वेंसी की पोजीशन में ना जाए। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने यहाँ पर इनको शॉर्ट में बताया है, बट फॉर द डिटेल एक्सप्लेनेशन यू कैन सी माई द different part in which I will explain only the objectives of accounting in detail. ठीक है, तो इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में मैंने फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आर सेम मोर और लेस एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट स्टेप इज मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंट्स और रिकॉर्ड। तो इट इज सेम एज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग दैट यू हैव टू मेंटेन द accounts or transactions and records according to the company's law, according to the law or rules or principles or the concepts. That means आपको जो भी अकाउंटिंग में आप जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो आप उसको सिस्टमैटिकली मेंटेन करते हो ताकि जो भी आपके यूजर्स हैं या फिर जो भी आपकी मैनेजमेंट है वो उसको यूज़ कर पाए। सेकेंड फंक्शन इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, आप अकाउंटिंग करते क्यों हो, ताकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना पाओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके दो मेन स्टेटमेंट्स आते हैं, दैट इज ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो आपके एट द एंड ऑफ द पीरियड जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं कंपनी की तो उसके लिए आपकी अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, जिससे कि आपकी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है एंड सेम पोजीशन स्टेटमेंट पता चलते हैं दैट व्हाट आर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंपनी ओज। थर्ड पॉइंट इज मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स। इट इज द मोस्ट important and the we can say that the legally
लीगल कंसेप्ट ऑफ द कंपनी, दैट इज जब भी आपके मालिक मान लीजिए आपकी कंपनी पर कोई भी केस कर देता है या फिर आपको किसी भी कंपनी के अगेंस्ट कोई केस यू करना है, तो उसके लिए आपको जो भी है इन द कोर्ट जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग के जो भी आपके इंफॉर्मेशन है वो एक एविडेंस का काम करते हैं इन द कोर्ट। तो अगर आपने अपने जो अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर लॉज कंसेप्ट्स एंड प्रॉपर अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग मेंटेन किए हैं तो वो बेस्ट एविडेंस माने जाते हैं कोर्ट में। बट अगर आपने अपने अकाउंट्स को लॉज या वही रूल्स वगैरह के तरीके के अकॉर्डिंग नहीं बनाया आपने, या कोई भी मैनिपुलेशन या विंडो ड्रेसिंग करी है, तो फिर आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन का जो है एज अ एविडेंस कोर्ट में यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे कंपनी लॉ एक्ट है, योर इनकम टैक्स एक्ट हो गया और आपके जीएसटी एक्ट हो गए, ठीक है। तो ये सब कुछ एक्ट ऐसे हैं जो कि आपकी कंपनी को बताते हैं दैट हाउ यू हैव टू फाइल द फॉर्म, ठीक है। जैसे कि आपके जीएसटी फिल करने का जो फॉर्म होता है वो अलग होता है, इनकम टैक्स को फाइल करने का फॉर्म अलग होता है, तो उनके कुछ अपने रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको उनको फाइल करना होता है। फोर्थ इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो इट इज़ अगेन द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग दैट जो भी आप अकाउंटिंग को इन्फॉर्मेशन को आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो किस लिए रिकॉर्ड कर रहे हो, ताकि आप उसको कम्युनिकेट कर पाओ। कम्युनिकेट किसके साथ करना है, अगेन विद द यूजर्स जो कि आपके एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ। एंड लास्ट इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी कवर किया था, बिकॉज सो दैट जो आपकी मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग कर पाए, बजटिंग कर पाए, फोरकास्टिंग कर पाए, कंट्रोलिंग कर पाए, और अपने जितने भी एसेट्स हैं उससे उनका पता चलता है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, तो उसको प्रोटेक्ट कर पाए और उनके ऊपर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर पाए। तो जो अभी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके फंक्शंस हैं, मोर और लेस उनके पॉइंट सारे सेम हैं, तो आप थोड़ा आप कंबाइन करके लिख सकते हो, दैट इज़ नॉट द बिग इशू। सो अगेन द पॉइंट्स आर सेम। अब आते हैं फटाफट से अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग टॉपिक पर, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ये भी मोर और लेस सेम ही है एज ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस, बट फिर भी इनको फटाफट से इनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला फॉरमोस्ट एंड बेसिक एडवांटेज यही है कि आपको आपके बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता चलती है। देन सेकेंड इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। सेम आपके मैनेजमेंट को हेल्प होती है, इट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। थर्ड रिप्लेसेस मेमोरी। नाउ ये कुछ अलग है, देखिए आपके जो अकाउंटिंग में इतने सारा डेटा पूरे पीरियड का, पूरे साल का आप रिकॉर्ड करके रखते हो, आप उसको याद नहीं रख सकते। दैट्स वाई आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो थ्रू बुक कीपिंग और थ्रू जर्नल लेजर्स एंड यू आर मेंटेनिंग द अकाउंट्स, तो उससे क्या है आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फोर्थ, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। हर एक साल आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, दैट इज़ फॉर एग्जांपल 2014 का आपने फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 2014 में बनाया और 2014 में मान लेते हैं आपका प्रॉफिट आया था 20 लाख। 2015 में जब आपने प्रॉफिट और लॉस बनाया उसमें मान लेते हैं आपका प्रॉफिट आया 15 लाख, ठीक है। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं अपने 2 ईयर्स का डेटा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपने पास्ट ईयर्स के, बहुत सारे ईयर्स के डेटा आप जो है कंपेयर कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग आपको हेल्प करती है दैट यू कैन मेक अ कंपैरिजन। अब कंपैरिजन ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ही बिजनेस की कंपनी के साथ करें, आप कंपैरिजन दूसरी कंपनीज के साथ भी कर सकते हैं। फिफ्थ इज फैसिलिटेशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। ठीक है, अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बिजनेसेस होते हैं, उनको टैक्स भरना पड़ता है। अब वो टैक्स कैसे भरते हैं, अकॉर्डिंग टू द जो भी उनकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट जो होता है उनका नेट प्रॉफिट, उसी पर जो है उनका टैक्स डिडक्ट। देखिए जैसे सपोज कर लेते हैं कि जो आपकी कंपनी का जो टैक्स है वो मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, आपकी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो है 15 लाख रुपीज़, एंड मान लेते हैं कंपनी को जो टैक्स भरना है वो 15% भरना है। तो 15 लाख का 15% क्या होता है, देखिए यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट, वो होता है आपका 2,25,000, ठीक है। तो कंपनी को कितना टैक्स फाइल करना था, 2,25,000। बट कंपनी को भी मैनिपुलेशन करके या फिर अपना ये जो टैक्स है वो 15% नहीं भरती, या फिर अपना जो नेट प्रॉफिट है उसको वो कम दिखाती है, या फिर 15% की जगह वो 10% भरती है। तो लेकिन उन्हें भरना 2,25,000 चाहिए था, बट मान लेते हैं वो 10% के अकॉर्डिंग, दैट इज दे सबमिट ओनली 1,50,000 अकॉर्डिंग टू 10%। तो ये क्या कर रहे हैं, वो टैक्स सही से नहीं भर रहे हैं। तो जब जो आपके डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जब उनको पता चलता है कि जो कंपनी है वो सही टैक्स नहीं भर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को सेटल कैसे कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर अकाउंटिंग। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड किया, आप उसमें बता सकते हो कि नहीं, मैंने टैक्स जो है सही भरा है।
सिक्स इज फैसिलिटेट लोन। देखिए कंपनी जो है सिर्फ अपनी, देखिए कंपनी में कैपिटल लगाई जाती है, जो कि आपके शेयर होल्डर्स होते हैं वो कैपिटल लगाते हैं, बट कंपनी सिर्फ अपनी खुद की कैपिटल से जो कंपनी है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। कंपनी को बहुत सारे लोन्स, बहुत सारे डेट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बहुत सारी चीज़ों को बाहर से भी लेना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, तो अब कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट से कोई भी बैंक्स कंपनी को लोन कब देंगे? जब वो देखेंगे कि जो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ऐसी है कि वो लोन को रीपे कर पाएंगे, तभी वो लोन देंगी कोई भी बैंक या कंपनी को। अब उन बैंक को कैसे पता चलेगा कि जो कंपनी है वो रीपे कर पाएगी लोन? थ्रू देयर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सेवेंथ इज एविडेंस इन कोर्ट, अगेन सेम एज योर फंक्शन। सपोज आपकी कंपनी के ऊपर कोई भी केस फाइल कर देता है या फिर आपको कोई भी केस फाइल करना है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत एज अ एविडेंस काम करते हैं आपके कोर्ट में। नेक्स्ट इज योर फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। नाउ इट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। मान लेते हैं आपको अपने बिजनेस को सेल करना है, आप अपने बिजनेस को आगे नहीं चलाना चाहते, आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को सेल कर दें। अब जब भी आप कंपनी में सेल, मार्केट में सेल करेंगे अपने बिजनेस को, आपका ये जो इतना बड़ा बिजनेस बनाया बिजनेस है, आप इसको सेल करना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे आपको अपने बिजनेस के अच्छे आपको पैसे मिले। ठीक है, तो अब आपको अपने बिजनेस के लिए अच्छे पैसे मिले, वो कब मिलेंगे? जब आपका बिजनेस एक अच्छे लेवल पर होगा। दैट इज़ योर प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं, कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, और कंपनी का मार्केट में जो पोजीशन है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कंपनी को जो जब सेल करोगे तो आपको अपनी कंपनी का बेस्ट प्राइस कब मिलेगा? तो जो भी परचेजर है वो आपकी कंपनी को जो खरीदेगा वो बेस्ट प्राइस कब देगा? बाय सीइंग योर अकाउंट्स, कि आपकी जो पास्ट रिकॉर्ड्स की आपका जो अकाउंटिंग है, आपके जो सारे इवेंट्स हैं वो आपकी कंपनी के कैसे हैं। नाइन्थ हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अगेन द बेसिक एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग की मैनेजमेंट को हेल्प करता है इन टेकिंग मैनी ऑफ द डिसीजंस रिगार्डिंग कॉस्ट कंट्रोल और रिगार्डिंग बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड योर एसेट्स प्रोटेक्टिंग। ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेजेस। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपने वीडियो को पोज करके आप इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, दैट इज रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अभी तक हमने इतना सब कुछ पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग का रोल क्या है। तो अगेन सेम, पर ठीक है फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं इनको भी। व्हाट आर द पॉइंट्स? स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर रोल ऑफ अकाउंटिंग लिख दिया है कि बिजनेस में अकाउंटिंग का रोल क्या होता है, तो जो पॉइंट्स है वो सब सेम है, तो आप सिर्फ इनको स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में लिख लें। आई थिंक इनको दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स या फंक्शन या एडवांटेजेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट में। अब फटाफट से अपने विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि अगेन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। हमने इतनी सारी चीज़ें अकाउंटिंग के बारे में पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस, जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं करे। तो 5 मेजर डिसएडवांटेजेस हैं अकाउंटिंग के, दैट इज अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अब देखिए एग्जैक्ट क्यों नहीं होती है? देखिए अकाउंटिंग में हम बहुत सारी चीज़ों को एविडेंसेस के अजम्पशंस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप कोई भी मशीन या आपने कोई भी एसेट्स खरीदा, आप उसको डेप्रिशिएट करते हो ओवर देयर यूजफुल लाइफ। तो वो जो यूजफुल लाइफ है आपने उसको एस्टिमेट करा है। ठीक है, मान लेते हैं मैंने एक मशीन खरीदी, मैंने बोला इसकी जो है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर्स, बट मान लेते हैं 5 ईयर्स से ज़्यादा चले वो मशीन, तो यहाँ पर जो हमारा अजम्पशन है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो दैट्स वाई बहुत सारी अजम्पशंस आप लेके चलते हैं, जैसे कि आप like you take provisional for doubtful debts, you take closing stock value at realizable price. So ये सब, that is it, accounting is not fully exact. Second is unrealistic information. अब unrealistic information का क्या मतलब है कि आपकी जो accounting information है वो हो सकता है कि कभी कभी सही ना हो। क्यों? क्योंकि आप जो अकाउंटिंग जो अभी आप प्रोसीजर्स, जो भी इंफॉर्मेशन आप रिकॉर्ड करते हो वो रिकॉर्ड करते हो अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड कंसेप्ट। जैसे कि उसमें एक हम एग्जांपल से समझते हैं इसको, जैसे कि हमारा एक कंसेप्ट होता है कि आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, दैट इज़ कि आपकी जो कंपनी है वो आप आगे बढ़ेंगे, मतलब ये सारे कंसेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम अज्यूम करते हैं कि जब भी कोई कंपनी चलती है तो वो हम अज्यूम करते हैं कि वो फोर्सिबल फ्यूचर के लिए चलेगी, दैट इज़ कंपनी इनफाइनाइट टाइम के लिए चलेगी। बट ज़रूरी तो नहीं है कि कंपनी इनफाइनाइट चले, मे बी वो नेक्स्ट ईयर ही बंद हो जाए, दैट इज़ अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। थर्ड इज इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया था अकाउंटिंग प्रोसेस में, जब हमने मेजरिंग करा था। जो भी क्वालिटेटिव थिंग्स होती हैं, जैसे कि आपका मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस, हाउ योर एम्प्लॉयज आर बीइंग वर्किंग एट द कंपनी, हाउ योर मैनेजमेंट इज इफेक्टिव, एंड
द अदर थिंग्स दैट हाउ योर मशीन्स आर गुड, अबाउट द वर्क प्लेस कंडीशन। तो ऐसी सब चीज़ें आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एंड फोर्थ इज इट इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस इफेक्ट। इसका क्या मतलब है, देखिए आपने अकाउंटिंग में क्या होता है, जो चीज़ जब भी परचेज करी जाती है वो उस डेट पर उस प्राइस पर रिकॉर्ड कर ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम मान लेते हैं मैंने 2019 में कोई एक मशीनरी खरीदी जो कि मैंने 50,000 पर खरीदी, ठीक है। तो ये मान लेते हैं मैंने 15 जुलाई 2019 को मैंने एक मशीनरी खरीदी 20,000, तो मैंने 15 जुलाई को अपनी जर्नल में एंट्री कर दी कि दैट आई हैव परचेज द मशीनरी ऑफ कॉस्ट 50,000। बट अब मान लेते हैं 2 महीने बाद दैट इज अगस्त एंड सितंबर, 15 सितंबर को इस मशीन का जो प्राइस है वो मार्केट में मान लेते हैं 80,000 हो जाता है या फिर कम हो जाता है, मान लेते हैं 40,000 हो जाता है। तो ये जो आपके प्राइस लेवल में जो भी चेंजेस आए, अब मैं दोबारा से अपने बुक्स में चेंजेस तो नहीं करूंगी, मैं दोबारा 15 जुलाई को जाके इसका प्राइस अकॉर्डिंग टू दिस चेंज तो नहीं करूंगी। दैट इज, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो अकाउंटिंग में क्या होता है, जो चीज़ जब होती है आप उसको उसी डेट पर उसी प्राइस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। दैट इज़ योर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आप चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फिर जो भी उस चीज़ में प्राइसेस में जो भी चेंजेस आते हैं हम उसको दोबारा से कंसीडर नहीं करते। तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो हम इससे कह सकते हैं कि हमें ट्रू और फेयर व्यू नहीं मिल पाता, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर मशीनरी को 50,000 में रिकॉर्ड करा, बट मान लेते हैं उसका प्राइसेस बढ़ गया है या फिर घट गया है, तो एट द एंड जब आपका प्रॉफिट या लॉस आया तो वो थोड़ा सा एक मतलब हम कह सकते हैं ट्रू और फेयर व्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द मार्केट सही नहीं है। एंड आवर लास्ट लिमिटेशन इज अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग वर्ड का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर लेती हैं, मतलब कि वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाती। वो क्या करती हैं, अपनी कंपनी को बेटर दिखाने के लिए, अपनी कंपनी की पोजीशन को अच्छा दिखाने के लिए, जैसे कि जो भी रिवेन्यूज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएंगी, जो एक्सपेंसेस हैं वो कम से कम दिखाएंगी, तो वो क्या करते हैं अपने अकाउंट्स में विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्ड तो हम ही लोग कर रहे हैं ना, ह्यूमन कर रहे हैं, तो ह्यूमन बायस हो सकते हैं। तो दैट इज़ वाई अकाउंटिंग में आप विंडो ड्रेसिंग भी कर सकते हो। तो दीज आर द 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ accounting. I hope you understood that. तो you can take this again, you can take the screenshot. and अब आते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मैंने यहाँ पर यूजर्स लिख दिए हैं कि बट आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से यूजर्स होते हैं जिनको कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। देखिए, तो यूजर्स हैं आपके, मैंने इनको 2 में बाइफरकेट किया है, दैट इज इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में अगेन 3 क्लासिफिकेशंस हैं, दैट इज ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। तो ओनर्स को क्यों ज़रूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की? जो ओनर्स होते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने अपने कंपनी में पैसा लगाया है, ठीक है। तो उन्हें भी पता होता है, उन्हें ठीक है, कुछ उनके क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज़ कि उन्हें कितना पैसा, उनकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी होगी या फिर उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ है। तो इन सब की चीज़ों के लिए, उनकी क्वेश्चन को आंसर मिले, उसके लिए उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। सेकेंड इज़ मैनेजमेंट। अगेन मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं रिलेटेड टू द बिजनेस, तो उसके लिए उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। एंड थर्ड इज़ एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर। जो भी आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें भी आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स देने होते हैं, दैट इज़ बोनस हो गया, या फिर आप कोई भी उन्हें क्वालिटेटिव इंसेंटिव या कुछ भी आप उन्हें क्वान्टिटेटिव इंसेंटिव दे रहे हैं, तो उनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जो है बहुत ज़्यादा कीन रहते हैं वो भी जानने के लिए कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, ताकि उन्हें भी कोई बोनस या कोई एक्स्ट्रा मनी उन्हें भी मिल पाए। नेक्स्ट आते हैं अपने एक्सटर्नल यूजर्स पर। तो एक्सटर्नल यूजर्स में है सबसे पहला बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी कंपनी जो है किसी भी एक्सटर्नल किसी भी इंस्टीट्यूट या बैंक से जब भी वो लोन लेती है, तो कोई भी बैंक या इंस्टीट्यूट उनको लोन तभी देता है जब वो बैंक खुद सेटिस्फाइड हो कि जो ये कंपनी है वो उनके लोन को रीपे कर पाएगी। तो इसीलिए बैंक्स भी उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए जानने के लिए उन्हें यूज़ मतलब वो भी एक यूज़र्स होते हैं, बिकॉज उन्हें जानना होता है कि कंपनी जो है वो रीपे कर पाएगी लोन या फिर नहीं कर पाएगी। सेकेंड है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अब देखिए, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी के, जब भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसमें कुछ रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि जो उन्हें इन्वेस्ट किया है कंपनी में उसके ऊपर उनको अर्निंग मिलेगी, मे बी कंपनी को लॉस हो जाए और उन्हें कोई भी अर्निंग्स ना हो, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका डायरेक्ट कंट्रोल होता है कंपनी के अफेयर्स के ऊपर, तो वो बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए जो है जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा
ईगर रहते हैं, जैसे कि उनकी अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी, कितना उन्हें इंसेंटिव, कितना उन्हें लाइक अर्निंग्स उन्हें मिलेगी, या फिर कितनी उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है। और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मतलब कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी तो पहले अकाउंटिंग उस कंपनी के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखेंगे कि उन्हें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। थर्ड होते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो सप्लायर्स होते हैं जो कि उधार पर कंपनी को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब कोई भी जो क्रेडिटर है वो किसी भी कंपनी को उधार पर सप्लाई गुड्स या सर्विसेज तभी करेगा जब वो जानता हो कि जो कंपनी है वो उनकी जो पैसा है वो वापस कर देगी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़। ठीक है, कंपनी को इनकम टैक्स, जीएसटी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्हें कंपनी को लाइक सबमिट करनी पड़ती है टू द गवर्नमेंट। इसीलिए गवर्नमेंट भी जो है एक इंपॉर्टेंट यूजर्स होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, ताकि वो देख पाएँ कि वो जो कंपनी है उन्होंने अकॉर्डिंग टू द ट्रू एंड फेयर टैक्स उन्होंने सबमिट किया है टू द गवर्नमेंट या फिर नहीं। देन रिसर्चर की रिसर्च करते हैं अबाउट द कंपनीज, तो उन्हें भी अपने रिसर्च वर्क में कंपनी के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट होते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मतलब वी, हम सब। ठीक है, तो जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं, सर्विसेज को हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम भी जो है लाइक जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी है, ताकि हमें पता चले कि जो कंपनी की लाइक क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो कैसी है, या फिर जो कंपनी प्राइस चार्ज कर रही है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए वो सही है या फिर नहीं। तो नेक्स्ट है हमारी पब्लिक। जो पब्लिक होती है वो भी इंटरेस्टेड होती है जानने में कि कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी है, क्योंकि जो कंपनी है वो सोसाइटी के लिए भी बहुत सारे काम करती है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना या फिर कोई भी अवेयरनेस कैंपेन्स लगाना। तो इस तरीके की जो है कंपनी जो है करती है। दैट्स वाई जो पब्लिक है, सोसाइटी है, वो भी इंटरेस्टेड होती है नोइंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इस टॉपिक के साथ जो है हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ये खत्म होता है। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अब आपको जो है दोनों पार्ट्स देखने हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।